ऑल ऑफ यू। तो और इनमें हम प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जिनमें बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा है कि इनको कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट्स डिफर विद रिप्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर सबको क्लियर है कि विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे अलग है विद रिप्लेसमेंट से। विद रिप्लेसमेंट में हम एक पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को चूज़ करने के बाद उसको पॉपुलेशन से हटाते नहीं हैं, इसीलिए वो विद रिप्लेसमेंट कहलाती है। इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई पॉपुलेशन की वैल्यू सैंपल में खुद को रिपीट करे। विदाउट में क्या होता है, जिस वैल्यू को हमने एक बार सैंपल में सेलेक्ट कर लिया, अब हम उसको पॉपुलेशन से हटा देते हैं और बची हुई यूनिट से अगली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई यूनिट खुद को रिपीट करेगी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि विद और विदाउट में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके ओके। यस सर। और जो हमारे नोट्स हैं उनमें आसानी से आपको पूरा अगर पढ़ेंगे तो इनके बीच के डिफरेंस को क्लियरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये बात जो मैंने बोली ये कहीं ना कहीं नोट्स में लिखी होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ देम गिव्स अ लोअर वैल्यू ऑफ द एसडी। तो जब हमने प्रूफ करवाया था तो ये निकल के आया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट का वेरिएंस कम होता है। एसडी क्या होता है, ये वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। तो जिसका वेरिएंस कम होगा उसी का एसडी कम होगा। मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया वेरिएंस ऑफ विदाउट। वेरिएंस ऑफ कोई भी एस्टिमेटर, सैंपल मीन ले लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है n माइनस एन अपॉन n इंटू एन एस स्क्वायर। अगर बात करें विद रिप्लेसमेंट की, तो विद रिप्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो है n माइनस वन एन इंटू एन एस स्क्वायर। तो इन दोनों में आपको जब ये पता करना हो कि किसका वेरिएंस कम हो तो इनका डिफरेंस लेते हैं। किसी एक से दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। तो इसका प्रूफ तो आपको क्लियर है ना कि इन दोनों में किसका वेरिएंस कम होता है। यस सर। ठीक है, विदाउट का कम आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ देम गिव्स अ लोअर वैल्यू ऑफ द एस डी। तो वेरिएंस जिसका कम होगा उसका एस डी भी कम होगा। रूट ले लेंगे तो एस डी कम हो जाएगा। सैंपल मीन का है तो सैंपल मीन का ही मैंने लिखा है यहाँ पर। एक्सप्लेन बाई कंसिडरिंग सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 5 नंबर्स। 5 साइज की पॉपुलेशन लेते हुए 2 साइज का सैंपल लेते हुए इस डेटा पर इस बात को आप प्रूफ करके दिखाइए। तो पहले हम प्रूफ तो कर लें कि इन दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इनको एक और फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे इसको लिखने का फॉर्मेट होता है 1/n माइनस 1/N एस स्क्वायर। इसमें भी अगर हम डिवाइड कर दें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n/n इंटू एन। इसको हम लोग लिख पाएंगे 1/n माइनस 1/n एस स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो हमने विद रिप्लेसमेंट से सब्ट्रैक्ट किया विदाउट रिप्लेसमेंट को। चलिए देखते हैं, विद रिप्लेसमेंट लिख लेते हैं और विदाउट लिख लेते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट की वैल्यू है 1/n माइनस 1/n इंटू एन, और इसके साथ एस स्क्वायर रहेगा। विदाउट इससे सब्ट्रैक्ट करना है 1/n एंड एस स्क्वायर। तो पूरी क्वेश्चन में आपको एस स्क्वायर कॉमन मिल गया। बाकी को देखते हैं क्या आता है। ये -1/n होगा और ये +1/n। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गए, 1/n एंड 1/n, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंटायर वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव। एक टर्म ये कैंसिल हो गया। तो बाकी बचे हुए से अगर हम 1/n को कॉमन कर लें, ध्यान देना, तो यहाँ पर बचने वाला है दिस
1 माइनस दिस, तो एस स्क्वायर 1/n, और ये आया n माइनस 1/n। तो आप इसकी वैल्यू पे थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए कि ये क्या हो सकती है। कैपिटल एस स्क्वायर ये क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। और 1/कैपिटल N है, तो कैपिटल N इज़ द साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी हमेशा प्लस में रहेगी। स्मॉल n क्या है, सैंपल साइज। अगर एक साइज का सैंपल लिया जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन सैंपल को हम हमेशा एक से ज़्यादा ही लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छा एस्टिमेटर चाहते हैं। आपने ये भी पढ़ रखा है कि सिंगल वैल्यू पर जितने भी एस्टिमेटर बेस्ड होते हैं वो कम रिलायबल होते हैं। जिनका सैंपल बड़ा होता है, स्मॉल n थोड़ा सा अच्छा होता है, बड़ा होता है, वो सैंपल ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो n की वैल्यू 1 रेयरली होगी, यानी हमेशा n की वैल्यू एक से ज़्यादा ही होगी। तो उस सिचुएशन में ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। तो द इंटायर वैल्यू इज़ पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0। तो जब डिफरेंस को ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो यहाँ से प्रूफ नहीं हो गया, वेरिएंस ऑफ वाई बार विद रिप्लेसमेंट इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ वाई बार विदाउट रिप्लेसमेंट। और आपने देखा कि विदाउट रिप्लेसमेंट का वेरिएंस कम आया। एक ही केस ऐसा है जब 0 होल्ड करेगा, कौन सा केस, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, उस केस में ये वैल्यू 0 बनेगी और दोनों इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस वाले न्यूमेरिक क्वेश्चन पे। इसमें 5 साइज़ की है पॉपुलेशन और 2 साइज़ का है सैंपल। तो आपको जो फॉर्मूले दिए गए हैं उन्हीं में वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करिए। तो आपको जो फॉर्मूले दिए गए हैं वो दोनों हमने ऊपर लिख दिए हैं। इसमें केवल आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो है कैपिटल एस स्क्वायर। तो अगर कैपिटल एस स्क्वायर कैलकुलेट हो जाए किसी तरीके से तो आप वैल्यू पुट करके ये बात प्रूव भी कर सकते हैं कि किसका वेरिएंस कम है। तो कैपिटल एस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/n-1 समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एंड वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ आपकी वाई आई हैं। वाई बार कैसे आएगा, हम यहाँ से वाई बार कैलकुलेट करेंगे। तो क्या ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे? चलो हम आपको करके दिखा देते हैं, डेटा छोटा है तो ईजिली हो जाएगा, है ना। इसका अनदर फॉर्मेट वो भी आपको याद रखना होगा। इसका अनदर फॉर्मेट क्या होता है, 1/n-1 समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n वाई आई स्क्वायर माइनस n/n-1 वाई बार स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम वाई बार कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पॉपुलेशन का साइज़ है 5। समेसन कर लेते हैं ज़रा, 2 and 3 5, 6 and 5 11, 11 11 22 and 8 30। तो वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब आपको पहले स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर करके वैल्यूज़ को ऐड करना है, यानी समेसन वाई आई स्क्वायर। तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 121। इसको ऐड करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो 4 and 9 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 एंड प्लस 121। तो 221 and 13 234। तो समेसन वाई आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 234। n-1 मीन्स 5 - 1 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/4 वाई बार स्क्वायर। वाई बार की वैल्यू क्या है, ये 6, तो यहाँ 36 आ गया। 4 9 जा 36, 9 5 जा 45। और ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखिए पूरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 5 जा 20 एंड 34, 4 8 जा 32, 58.5 माइनस 45। तो ये वैल्यू आ गई 30.5, यानी एस स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अगर आपको वैल्यू पे डाउट हो तो आप इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सारी वैल्यू से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो अगर 2 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, माइनस मत लिखिए क्योंकि स्क्वायर करना है। तो 2 और 6 का डिफरेंस हुआ 4, 3 और 6 का डिफरेंस 3, 6 से 0, 8 से 2 और 11 से 5। इनका स्क्वायर कर लेते हैं,
16, 9, 0, 4 एंड 25। जरा ऐड करिए इनको, देखिए कितना हो रहा है। तो 16 और 9 25, 50 और 4 54, 54। 54 डिवाइडेड बाई 1/n-1 मीन्स 4। ये वैल्यू इसी के बराबर आएगी, यानी डायरेक्टली भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू कैन चेक 54 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 13.5। ओके, तो ये तो कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, विदाउट का और विद का हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ वाई बार विद रिप्लेसमेंट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, n-1/n एस स्क्वायर। n की वैल्यू 6 है, सैम्पल 2 साइज का लिया गया है, और कैपिटल N की वैल्यू 6, एस स्क्वायर की वैल्यू 13.5। तो ये वैल्यू आ गई 5/12 इंटू 13.5। अब आप इसको एग्ज़ाम में कैलकुलेट कर लेना, जो भी आए उसको कंपेयर करना होगा किससे, विदाउट से। तो ये वैल्यू आई 5.625। अब आते हैं विदाउट पे। विदाउट रिप्लेसमेंट की वैल्यू में बस यहाँ पर एक स्मॉल n बढ़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो नीचे 12, ऊपर कैपिटल N माइनस स्मॉल n मीन्स 6 माइनस 2 4 इंटू 13.5। तो ये तो 3 हो गया, और 13.5 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ गई 4.5। अब आप देख सकते हैं कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में किसका वेरिएंस कम आया, विदाउट का। ओके, विदाउट। ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करना था। 2 साइज के सैंपल के लिए आपने ये करके दिखाया कि जो बात ऊपर बोली गई थी वो बिल्कुल सही है। वेरिएंस के अलावा अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाना चाहते हो तो दोनों वैल्यूज़ का रूट ले लेना, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, जो छोटा है वो हमेशा छोटा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। यू हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन व्हेन इज इट यूज्ड। रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन होता क्या है, ये कब यूज़ होता है, आप अगर नोट्स को ध्यान से पढ़ें तो उसमें सारी चीज़ें हैं। रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन को यूज़ करने का एक पर्पज़ होता है। देखो, पहली चीज़ तो हमको किसी रेशियो की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, नाम ही है रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो कब ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है जब हम रेशियो को एस्टिमेट करते हैं, ना कि वैल्यू को। तो जैसे हम आपको एग्जांपल दें, ये पूछा जाता है कि इंडिया में डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, और अगर बात करें तो एक रेशियो कैलकुलेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो, मेल फीमेल रेशियो भी। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम पॉपुलेशन मीन को, पॉपुलेशन टोटल को ना कैलकुलेट करके डायरेक्टली रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो को अगर आपको याद हो तो पढ़ाते समय कैपिटल आर से दिखाया गया था, और इसके लिए एक एस्टिमेटर बना था स्मॉल आर। डू यू रिमेंबर? यस सर। ठीक है। तो अब अभी आप डेथ रेट बर्थ रेट के बारे में जानते नहीं हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये क्या होता है, मेल फीमेल का रेशियो होता है। जैसे कहते हैं कि पर 1000 मेल पर इस समय भारत में 986 फीमेल्स हैं, तो ये बन गया एक रेशियो। तो अगर हमको एक स्टेट के बिहाफ पर, मीन्स अगर हम यूपी ले लें या पूरे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसमें हम 5 स्टेट्स का सैंपल ले लें, और इनके बिहाफ पर हम पता करना चाहें कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल फीमेल इन द इंटायर कंट्री, तो हम यूज़ करेंगे रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन का। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ एक और, कभी कभी होता क्या है कि हमको जिस पॉपुलेशन की या जिस करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी होती है वो हमको गिवन नहीं होती है, या उसको लोग बताने से छिपते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरे रैंडम वेरिएबल का यूज़ करके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाते हैं, जिसका यूज़ करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वेरिएबल। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई कि जब हमको सीधे रेशियो कैलकुलेट करने हो उस समय हम रेशियो को यूज़ करेंगे। दूसरी सिचुएशन हो गई व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल इज़ गिवन
and we want to know about some other characteristics which is important for us, then we use this method of estimation. For example, जैसे लोगों से अगर उनकी इनकम के बारे में पूछा जाए तो डायरेक्टली सही इनकम अपनी नहीं बताते हैं, और अगर 2 नंबर की कमाई हो रही है तब तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो आप इनकी इनकम को पता करने के लिए एक नए रैंडम वेरिएबल जिसको ऑक्सिलरी वेरिएबल कहते हैं उसकी मदद से पता किया जा सकता है। जैसे इस वाले रैंडम वेरिएबल एक्स को हम क्या कहते हैं, उनके रहन सहन का तरीका देख लो, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे वो रह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आता है, साइज़ ऑफ हाउस, कितना बड़ा घर है, अगर उनके घर में देखो तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें किसी आदमी के बारे में ये बता देती हैं कि उसकी इनकम लगभग कितनी होगी। तो इफ़ यू नो अबाउट दिस वेरिएबल, अगर हमको इस ऑक्सिलरी वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से पता चले तो हम इस वाई को अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में रेशियो भी तो बनेगा, अगर वाई एक्स का लें तो रेशियो बनता है। तो हम रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं जब ऑक्सिलरी वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन से किसी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन को हम जानना चाहें। ओके, व्हाट इज के लिए आप नोट्स फॉलो करो। रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन के बारे में इंट्रोडक्शन है कि ये होता क्या है, और व्हेन इज इट यूज की सिचुएशन हमने आपको बताई। जब हम रेशियो की कैलकुलेशन करें तब इसको यूज़ करेंगे, जब हम किसी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी दूसरे ऑक्सिलरी पर बेस्ड होकर कैलकुलेट करना चाहें तब इसका यूज़ करेंगे। ओके, एक पॉइंट और, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन की एक खास बात यह है कि ये प्रिसीजन को बढ़ा देता है। प्रिसीजन को बढ़ाने का मतलब वेरिएंस को कम कर देता है, लेकिन अंडर द सर्टेन कंडीशन। क्या कंडीशन है कि एक प्रॉपर्टी से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी जब भी हम रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन लगाते हैं एक प्रॉपर्टी अनबायस्डनेस की नहीं रह जाती है, यानी एस्टिमेटर अनबायस्ड तो नहीं होगा लेकिन अनबायस्ड जैसे ही हटता है वेरिएंस कम हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने एस्टिमेटर में किसी एक प्रॉपर्टी को छोड़कर वेरिएंस को मिनिमाइज कर लेते हैं, तो हम अनबायस्डनेस को सेक्रीफाइस करके वेरिएंस को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन को प्रेफर करते हैं। ओके, आपने Yes, sir. जब जब पढ़ा होगा रेशियो में तो यही प्रूफ देखा होगा कि सैंपल की वैल्यू पॉपुलेशन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हमेशा बायस्ड रहती है, चाहे वो रेशियो हो या फिर पॉपुलेशन मीन हो या फिर पॉपुलेशन टोटल का हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्टेट द सर्कमस्टांसेस वेयर क्लस्टर सैम्पलिंग इज मोर सुटेबल। तो आप अगर क्लस्टर सैम्पलिंग के नोट्स में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लस्टर सैम्पलिंग कब ज़्यादा सुटेबल है, मोर सुटेबल। तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए क्लस्टर सैम्पलिंग है क्या। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में जिस जगह से सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं वहाँ पर चुने हुए लोगों से डेटा ले लेते हैं। जब ये काम पूरा हो जाता है तब हम दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पर सेलेक्टेड लोगों से डेटा लेते हैं। इसी तरीके से हम पूरी पॉपुलेशन में बारी बारी से रैंडमली चूज एन प्लेस पर जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपने रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की तो रैंडम सैम्पलिंग ने कहा कि हाउस नंबर 1 से डेटा ले लो, हाउस नंबर 13 से डेटा ले लो, हाउस नंबर 94 से डेटा ले लो। फिर इसने कहा हाउस नंबर 2 से डेटा ले लो। तो रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है। तो आपने 1 से लिया, फिर आप गए 13 के पास, फिर 94 के पास, फिर आ गए 2 पर। तो आपको इस जगह पर 2 बार आना पड़ा। अब जो जगह हमने इस नोट पे बनाया है ये अगर रियल लाइफ में जाएं तो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। जैसे पूरे लखनऊ में अगर हमको डेटा लेना हो अलीगंज से, त्रिवेणी नगर से, जानकीपुरम से, राजाजीपुरम से, तो अगर बार बार हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पर नेबरिंग यूनिट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बाकी किसी भी सैम्पलिंग से चीपर है, यानी सस्ता पड़ता है। तो ये एक सिचुएशन होती है जब हम क्लस्टर सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं कि जिस जगह पे जाते हैं पहले वहाँ पे सारा डेटा ले लेते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। इससे हमारा टाइम इन जर्नीज़ और कॉस्ट इन जर्नीज़ जो वेस्ट होगा वो बचता है। तो ये है क्लस्टर सैम्पलिंग के यूज़ करने की सर्कमस्टांसेस। क्लस्टर सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता हो
और दूसरा, अगर आपने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पढ़ा हो तो भी आप इसको आसानी से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। हम आपको दिखाते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। Collection of neighboring element is easier, cheaper, faster and operationally more convenient than observing unit spread over a region। अगर ऑब्जर्विंग यानी जिन यूनिट से हमको डेटा लेना है, ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, उनको अगर हम एक पूरे रीजन में स्प्रेड कर दें तब उनसे अलग अलग जाकर डेटा लें, या फिर हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे जो भी लोग मिले हम उनसे डेटा ले लें, तो कौन सा ज़्यादा आसान होगा? जब हम नेबरिंग यूनिट्स का डेटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चला क्लस्टर सैम्पलिंग कब यूज़ हो रही है। It is less costly than simple random sampling due to the saving time in journeys, identification, contacts, etc। जब हम बार बार नई नई जगहों पे जाएंगे तो हमको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं, डेटा लेने के लिए भी तो बात करनी पड़ती है। लेकिन एक जगह पर अगर हम खड़े हैं, हमने एक आदमी जाता 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 क्या हो रहा है भैया, ले लो 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 ले लो, तो यूनिट्स को आइडेंटिटी। तो क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ कब करेंगे? ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें जो बाकी वाला हिस्सा ये भी आपको बताना है। एज्यूमिंग द क्लस्टर है वन इक्वल साइज, प्रेजेंट वन अनबायस, ये हमने करवाया है आपको, आप इसको एंड वन बायस दोनों करवाया है। हमने 3 एस्टिमेटर बताए थे जब अनइक्वल साइज हो, और एक लास्ट वाले का अनबायस प्रूफ करके भी दिखाया था। तो आपको एक अनबायस और एक बायस बताना है, तो आप नोट्स को फॉलो करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनइक्वल में वेरिएंस की कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप अभी इस पूरे बड़े क्वेश्चंस में इस हिस्से को छोड़कर चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टफ नहीं आएगा। ठीक है। व्हेन इज क्लस्टर सैम्पलिंग यूजफुल हो गया, ये तो अभी हमने बताया। गिव प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन कैन बी अप्लाइड, तो ये भी हमने बताया रेशियो मेथड कब और कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। जब रेशियो एस्टिमेट करना हो, या फिर जब हमको मेन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में किसी ऑक्सिलरी की मदद से पता लगाना हो। ठीक है। बाकी ऑब्टेन्ड अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर बायस, ये सब हमने प्रूफ करवाया है आपको, ये वहाँ से नोट से देखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेन इन प्रिसीजन ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन। आप क्या समझते हैं प्रिसीजन में हुई वृद्धि ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन, यानी स्ट्रेटिफिकेशन के कारण। तो इसके लिए आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के नोट्स को फॉलो करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। हम आपको समझाते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरा आपको प्रिसीजन के बारे में पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशंस मीन्स वी क्लासीफाई द यूनिट्स इनटू होमोजीनियस क्लासेस। एक पॉपुलेशन में हमको जितने लोग एक जैसे मिले उनको इकट्ठा कर लिया। मान लो ये पॉपुलेशन है लखनऊ की, और इसमें हम लोगों की इनकम है, तो हमने हाई इनकम वाले लोगों का एक ग्रुप बनाया, मिडिल इनकम वालों का एक ग्रुप बनाया, लोअर इनकम वालों का एक ग्रुप बनाया। एक होंगे बिलो लोअर, यानी बहुत ऐसे गरीब जिनकी इनकम ही नहीं होगी, बस मुश्किल से वो अपना पेट भर पाते होंगे। तो हमने इन ग्रुप को बनाने के लिए बेस क्या किया, एक जैसी यूनिट्स को एक साथ रखा, यानी होमोजिनिटी को फॉलो किया। जब हम होमोजीनियस क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस तरीके की क्लासिफिकेशंस को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, और ये बने हुए जो ग्रुप हैं इनको स्ट्रेटा कहते हैं। तो जब स्ट्रेटा बनता है तो उसकी वजह से क्या कह रहा है, गेन इन प्रिसीजन, प्रिसीजन में गेन होगा, इसका क्या मतलब है ये समझाना सर है। सिस्टमैटिक में भी होमोजेनियस होता है और नहीं स्ट्रैटिफिकेशन नहीं में भी नहीं नहीं होमोजेनियस होता है। नहीं बेटा, सिस्टमैटिक की पॉपुलेशन ही होमोजीनियस होती है। तो उसमें आप क्या करते हो, हर kth यूनिट सेलेक्ट करते हो, है ना। सिस्टमैटिक की पॉपुलेशन ही होमोजीनियस होती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब हम मान लो एक पशुपालन समझते हो ना, जैसे कोई एक व्यापारी है जो गाय पालता है और उनके दूध को बेचता है ना, मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो अगर उसके पास 1000 गायें हैं और वो पता करना चाहता है कि इन 1000 गायों का टोटल मिल्क यानी वाई कितना है, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन टोटल, तो वो क्या करेगा, इन 1000 में से 100 का सैंपल ले लेगा, 100 की कैलकुलेशन करेगा और उसके आधार पे बताएगा कि 1000 का मिल्क कितना है। तो अब प्रश्न ये है कि ये 100 जो सैंपल लेना है क्या लिया जाए, किसको किसको लिया जाए। तो इन 1000 में कहा गया कि हर 10वें नंबर की गाय को सेलेक्ट कर लो। अब हर 10वें नंबर की गाय को सेलेक्ट करना क्या सही तरीका है?
लेकिन यहाँ पर जो गायें हैं वो लगभग एक जैसी हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगर वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनके मिल्क प्रोडक्शन में डिफरेंस थोड़ा बहुत होगा, एक जैसी गायों का। तो पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, इस वजह से हमने हर 10वीं यूनिट या हर 50वीं यूनिट को सिलेक्ट करके 100 का सैंपल बना लिया। ओके, इस तरीके से ये पूरी पॉपुलेशन थी होमोजीनियस, और होमोजीनियस पॉपुलेशन में बिना किसी परेशानी के हमको सैंपल लेना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिस्टमेटिक का। लेकिन जब स्ट्रेटिफाइड यूज़ करते हैं तो ये नहीं कहते कि पॉपुलेशन होमोजीनियस है, पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में एक जैसे लोगों को अलग अलग किया गया, तब जाके ये स्टेटा बने, और अब ये अलग अलग स्टेटा होमोजीनियस है, ना कि इंटायर पॉपुलेशन। डू यू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटिफाइड? यस सर। ठीक है। अब जैसे एक सिस्टमेटिक का एग्जांपल हम और देते हैं आपको। मान लो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का नाम सुना है आपने? एक पेड़ होता है जिसको खेत में लगा देते हैं, बहुत सारे को एक साथ में। मान लो किसी किसान ने अपने खेत में 10,000 यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए, और वो 5-6 साल के लिए भूल गया कि हमने पेड़ लगाए थे। बाद में जब फसल होती है तो वो इनको अच्छे दाम पर बेचता है। तो उसको अगर ये सर्वे करवाना हो कि उसके पेड़ों की कीमत क्या लगाई जाए, तो जो भी आदमी या व्यापारी उसके खेत में पेड़ों को खरीदने आएगा, वो सबका सर्वे नहीं करेगा। सबका सर्वे करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उसने पूरा इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी किया। वो 10,000 में से करीब 150 या 200 पेड़ों का स्टडी करेगा कि इनके क्वालिटी क्या है। तो क्या करेगा, पेड़ों को हम कैसा माने, एक जैसा माने, या ये माने कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर सारे एक ही खेत में एक ही क्लाइमेट में लगाए हुए पेड़ हैं तो क्या इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा? नो सर। इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है। और अब हमको सैंपल लेने के लिए किसका यूज़ करना है, कौन सी सैम्पलिंग का? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का। तो व्हेन आवर इंटायर पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, तब हम यूज़ करते हैं सिस्टमैटिक का। ओके। और स्ट्रेटिफिकेशन में ऐसा नहीं कहा जाता है कि ये पूरी होमोजीनियस है। यहाँ पर कहते हैं कि इसमें पॉपुलेशन के मीन का जो एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस मिनिमाइज करना है। तो क्या करो, पहले इनको स्ट्रेटिफाइड करो, यानी एक एक जैसे लोगों को अलग अलग करो, एक कोई क्राइटेरिया बनाओ जिससे हम इनको अलग अलग कर पाएँ। अब जब ये अलग अलग हो गए तो बन गया स्टेटा। और आपने ये प्रूफ किया है कि नहीं किया है, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, इज़ लेस देन वेरिएंस ऑफ वाई बार डब्ल्यू ओ आर। रैंडम में हम किससे कंपेयर करेंगे, जिसका कम आता है उससे करेंगे। तो जो डब्ल्यू ओ आर का वेरिएंस आता है वाई बार एस टी यानी स्ट्रेटिफाइड का वेरिएंस उससे भी कम आता है। तो अगर स्ट्रेटिफाइड का वेरिएंस कम हुआ तो प्रिसीजन क्या हुआ, बढ़ गया। आप इस क्वेश्चन में चाहो तो ये प्रूफ भी दे सकते हो, ये प्रूफ हमने करवाया है। व्हेन एफ पी सी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इज इग्नोर्ड, देन प्रूफ क्या था इसका, प्रूफ था वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी ऑप्टिमम लेस आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी प्रोपोर्शनल लेस आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस प्रूफ को भी आप दे सकते हो इस बात को समझाने के लिए। यहाँ पर हालांकि प्रूफ देने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके। अब आगे कह रहा है एस्टिमेट द परसेंटेज गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन। तो परसेंटेज गेन के लिए आपको क्या करना होता है, स्ट्रेटिफिकेशन विद ऑप्टिमम एज अगेंस्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्टिमम एलोकेशन का वेरिएंस का फार्मूला लेना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के वेरिएंस का फार्मूला लेना है। और आप बताइए कि आप कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे। परसेंटेज गेन पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज गेन के लिए क्या करो, स्ट्रेटिफाइड का जो वेरिएंस है ऑप्टिमम का वो सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे, विदाउट रिप्लेसमेंट से। जब विदाउट रिप्लेसमेंट से स्ट्रेटिफाइड का सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि स्ट्रेटिफिकेशन से वेरिएंस में जो कमी आई वो कितनी थी। तो स्ट्रेटिफाइड से वेरिएंस कम हुआ यानी विदाउट में वो ज़्यादा आ रहा था। तो ये तो हो गया गेन। अब गेन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको ये कैलकुलेशन करने के लिए न्यूमेरिक डेटा अगर दिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन न्यूमेरिक डेटा नहीं है तो आप फार्मूलों के साथ डील करेंगे। ओके, यस सर। चलो। तो ये थे आपके डाउट्स, और कोई डाउट्स हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए, तो क्लास आज की हम यहीं वाइंड अप करते हैं, और आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए।
फिर बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। जो लोग मेरे इन लेक्चर्स को यूट्यूब पे देखते हैं, अगर उन्हें लेक्चर्स पसंद आएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और बाकी अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद।